हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसे होता है, यह चैप्टर नंबर 13 है क्लास 11 का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। ऐसे तो ये नीट 2020-21 के लिए, 2022 के लिए और जो है कि जिनका भी बायोलॉजी सब्जेक्ट है और पीजीटी वगैरह एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं, टीचर एंट्रेंस एग्जाम्स का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो फोटोसिंथेसिस तो क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो है अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्लांट अपने भोजन का निर्माण खुद कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते। अपने फूड के लिए एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, और सिर्फ फूड के लिए नहीं, एयर के लिए भी, जो एयर वो लोग रेस्पायर करते हैं उसके लिए भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। व्हाट डू वी नो, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आप देख सकते हैं। जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे ये भी एक जोसेफ प्रिस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या किया था, इन्होंने एक जार लिया था, जार में एक माउस को, एक प्लांट को और एक जो है कि कैंडल को जला के रख दिया था। तो इसमें जब इस तरह से रखा तो सारे के सारे जो है गुड स्थिति में थे, मीन्स की कैंडल भी जलती रही, माउस भी जिंदा रहा और प्लांट भी जो है कि ग्रो हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल को जलाया और इसमें एक माउस को रखा और इसको जार से बंद कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल भी बुझ गई है और माउस भी यहाँ पे डेड है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि जो प्लांट होते हैं जो माउस होता है वो रेस्पायर करेगा, CO2 को छोड़ेगा, उस CO2 को प्लांट ले लेगा और प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो कि कैंडल उसमें जल रही है उससे लाइट लेके अपने लिए फूड बनाएगा और CO और ऑक्सीजन छोड़ेगा। और जो ऑक्सीजन वो छोड़ेगा उससे क्या होगा कि कैंडल भी जलती रहेगी और माउस भी लाइव रहेगा। तो इस तरह से यह जो एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले का था। CO2 के और O2 के एक्सचेंज को इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में दर्शाया था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यह जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये जो है कि हम लोग बहुत छोटे से क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है मिलके यहाँ पे ग्लूकोज को बनाते हैं लाइट की प्रेजेंस में। यही चीज अगर हम प्लांट्स में देख लें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मीन्स कि जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं तो 6CO2 12H2O लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और वाटर और ऑक्सीजन बनती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें क्या क्या मिल जाता है, वाटर मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीव्स होती है प्लांट की, ग्रीन जो पार्ट होते हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स में जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंसेस। तो यहाँ पे जो प्लांट सेल है तो इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में दो लेयर्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। यह जो है स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा में जो सिंगल इस तरह से लेमली दो ग्रेना को अटैच करती है उसको स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। ये ग्रेनाज हो गया, स्ट्रोमा हो गया, राइबोसोम हो गया, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हो गए।
देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ द लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है, और डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो ATP और NADP बनते हैं ना, उनसे एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, हाउ मेनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कितने पिगमेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ग्रेना है, और ग्रेना के अंदर जो होते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल दिखाया नहीं है, ग्रेना के अंदर जो है कि क्लोरोफिल नाम का मॉलिक्यूल होता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। और इस क्लोरोफिल को हम क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। और उसके बाद जो है और भी कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट्स में, जैसे कि जेंथोफिल जो कि येलो कलर देता है, क्लोरोफिल तो सबको पता है ग्रीन कलर देता है। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं डार्क येलो या येलो ऑरेंज कलर देते हैं प्लांट्स को। तो पिगमेंट्स के बारे में आपको पता ही है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे व्हाट इज लाइट रिएक्शन। अब जो है हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, इस तरह से हम उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन के लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइट की जो एनर्जी पड़ती है प्लांट्स की लीफ पे, तो प्लांट में कुछ पिगमेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेते हैं। इन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और ये यहाँ पे दिखाया गया है एक स्केच के माध्यम से। जैसे ये स्ट्रक्चर हूबहू ऐसा ही नहीं होता, इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इस तरह से ये जो है ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, मींस की पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल क्या है, एक्चुअली एक पिगमेंट ही है। यहाँ पे फोटोन मतलब कि लाइट की जो छोटी से छोटे बंडल्स होते हैं उसको फोटोन बोलते हैं, ये यहाँ पे आ रहा है, और ये जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहा है और उसके बाद जो है प्राइमरी एक्सेप्टर को जा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो यह जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, मींस कि यह जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन यह दो तरह का होता है। एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। यह जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को रख लेता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसको P700 नाम दिया गया है, और जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है उसको P680 नाम दिया गया है। और P700 जो होता है यह फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, और P680 जो होता है फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीना क्या होता है, रिएक्शन सेंटर क्या होता है। तो इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मेड अप ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है मेड अप ऑफ द 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स। Each photosystem has all the pigment except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antenna. These pigment help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. तो यहाँ पे देख लिया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कैसे होता है ये देख लेते हैं।
यहाँ पे जेड स्कीम ऑफ द लाइट रिएक्शन दिया गया है। लाइट रिएक्शन जो होता है दो तरह से होता है, एक तो साइक्लिक होता है, एक नॉन साइक्लिक होता है। जो नॉन साइक्लिक होता है उसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। ये जो है लीफ में होते हैं, ये जो ग्रीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये लीफ में होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे ये लाइट है, सन से लाइट आ रही है, लीफ पे पड़ रही है, लीफ के अंदर ये जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वहां पे जाके लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मीन्स की जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक जो है एक केमिकल होता है उसमें जाते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस तरह से, फिर दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। और ये तो हमारी जो लीफ है वो लीफ की तरह ही होती है, उसमें इस तरह से ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन इसको समझाने के लिए बताया गया है कि कैसे ये जेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे हो गया। तो the movement of electron is downhill in terms of the oxidation reduction or the redox potential. Electrons are not used up as they pass through the electron transport chain. Means कि electron transport chain के through जब ये pass होते हैं ना तो ये absorb नहीं होते हैं बल्कि ये transport होते रहते हैं। Simultaneously, electrons in the reaction center first are also excited when they are receive the red light at the wavelength 700 nanometer and transfer to the another acceptor molecule that has a greater redox potential. These electrons then are moved downhill again. तो इनका यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाती है और वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं तो इनमें ज्यादा एनर्जी होती है और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है और जब रिलीज हो जाती है तो मीन्स कि इनके पास एनर्जी कम बचती है और वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दूसरे में आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि फिर से यहाँ पे क्योंकि एनर्जी मिली होती है सन की, तो यहाँ पे जो P 700 है वो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये यहाँ से फिर से एक्साइट होकर दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाते हैं और यहाँ से फिर NADPH बनता है। यहाँ पे ATP बन रहा है, यहाँ पे NADPH बन रहा है। तो जेड स्कीम में हमने देख लिया कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से यह जो है ATP और NADPH का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो जेड स्कीम में यह नॉन साइक्लिक जो लाइट रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें ATP और NADPH की सिंथेसिस हो रही है। नेक्स्ट जो है हमें देखना है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको कि हम फोटोलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो टूट रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है, इसलिए इसको फोटोलिसिस कहते हैं। तो हाउ डज फोटो सिस्टम सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है वो सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअसली। द इलेक्ट्रॉन दैट वेर मूव फ्रॉम द फोटो सिस्टम सेकेंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। मीन्स कि अगर फोटो सिस्टम सेकेंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो फोटो सिस्टम सेकेंड को कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, तो जो कि रिप्लेस होते हैं। दिस इज द अचीव बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि फोटो सिस्टम के सेकेंड के पास रिएक्शन से फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है यहाँ पे रिएक्शन सेंटर जो होता है P 680 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जब वाटर टूट जाएगा तो टूटेगा तो ये क्या हाइड्रोजन प्लस और O2 और 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है 4 हाइड्रोजन प्लस आयन है तो 4 ये निगेटिव आयन निकलते हैं और ये जो है रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो यह जो है 4 इलेक्ट्रॉन ये जो
फोटोलिसिस के बाद वाटर के टूटने के बाद जो मिलते हैं वही जो है फोटो सिस्टम सेकंड में जाते हैं। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, यह जो है क्रिएट करते हैं ऑक्सीजन को। मतलब कि यहाँ पे जो फोटोलिसिस होती है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में वो H2O से निकली हुई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वी नीड टू एम्फेसाइज, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि then where are the photon and the O2 formed likely to be released in the lumen। ठीक है, तो ये ल्यूमेन में रिलीज हो जाती है ऑक्सीजन और जो है कि प्रोटॉन भी। अब यहाँ पे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बस एक स्कीम बना के देख लिया और अब यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे यह जो है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये नॉन साइक्लिक तो हम लोगों ने देख लिया है। यहाँ पे यह जो डायग्राम दिखाया गया है यह साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P700 है, ये फोटो सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ना वहाँ उसका रिएक्शन सेंटर जो होता है वो होता है P700 और जो फोटो सिस्टम सेकेंड है उसका रिएक्शन सेंटर होता है P680। तो लाइट एनर्जी सन से निकलती है, क्लोरोफिल को जाती है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे जब एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन से एक्साइट हो जाते हैं और ये जाते हैं और फिर रिएक्शन यहाँ पे होता है और किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एडीपी, आईपी और यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है और यही इलेक्ट्रॉन घूम के फिर से यहाँ पे डाउनहिल में फिर से यहाँ पे रिएक्शन सेंटर पे या फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट पे आ जा रहा है। तो अब समझ गए होंगे कि कैसे जो है कि इसको हम क्यों साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलता है और साइक्लिक पाथ पे मूव करते हुए फिर से जो है कि रिएक्शन फोटो सिस्टम फर्स्ट पे आ जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें पढ़ना वो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होता है, हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, केमी ऑस्मोटिक थियरी में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली कैसे ये एटीपी सिंथेसाइज हो रही है। अभी तक तो हमने ये देखा कि एटीपी एक स्कीमेटिक डायग्राम से हमने देख लिया कि किस तरह से एटीपी बन रही है, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व होते हैं तो ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हो जाती है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर, द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। इसी के मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। लाइक इन द रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट across the membrane. This time these are membrane of the thylakoid. There is one difference through here. The proton accumulation is towards the inside of द मेम्ब्रेन। तो मीन्स कि ल्यूमेन में जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं तो ये कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है इन द ल्यूमेन। ठीक है, इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पे सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, स्प्लिटिंग जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो टेक्स प्लेस होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इनर साइड पे। तो द प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। तो जो थाइलाकॉइड की ल्यूमेन होती है वहीं पे यह जो है स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस किस तरह से दिखाया गया है। यह स्ट्रोमा है, यह ल्यूमेन है। तो क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है
ये इनर साइड पे होता है मेम्ब्रेन के, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटॉन जो है बहुत सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम सेकेंड है, और यहाँ पे साइटोक्रोम BNF है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब ये प्रोटॉन एक पंप होता है ATP सिंथेस का, और यहाँ पे जो है ADP से ATP बनता है, और फोटो सिस्टम फर्स्ट पे जो है NADP से NADPH बनता है। तो इसी को जो है बताया गया है डिटेल में, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो ATP सिंथेज होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ATP सिंथेज जो होता है हमारा, इसमें दो पार्ट होते हैं। F0 ऑफ द ATPase, द ATPase एंजाइम जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो हमारा जो ATPase एंजाइम होता है ये दो पार्ट से बना होता है। वन इज कॉल्ड F0 जो कि एम्बेडेड होता है इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल दैट कैरीज द फैसिलिटेड डिफ्यूजन across द मेम्ब्रेन। और यह जो है कि चैनल के अक्रॉस एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक चैनल बनाता है। अदर पोर्शन इज कॉल्ड द F1 एंड द protrude on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. The breakdown of the gradient provide enough energy to cause a conformational change in F1 particle of the ATPase which makes the enzyme synthesis several molecules of energy packed ATP. Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATPase. केमियोस्मोटिक थ्योरी जो है उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। प्रोटॉन पंप भी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी है, और ATPase भी है। तो एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन टू क्रिएट ए ग्रेडियंट और a concentration of the proton within the thylakoid lumen. ATPase has a channel that allows diffusion of proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATPase enzyme and that catalyze the formation of ATP. इस तरह से ATP की सिंथेसिस हो जाती है। Where are the ATP and NADPH used? तो इसके बाद हमने देख लिया कि लाइट रिएक्शन जो होता है उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो तरह से होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होते हैं, और केमियोस्मोटिक थ्योरी भी देख ली कि किस तरह से जो है ATP सिंथेसाइज होता है और NADPH सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि ये जो ATP और NADPH बने हैं उनका कहाँ पे यूज होता है, मीन्स कि कहाँ पे यूज किए जाते हैं। Of the CO2 diffuse of the ATP. This is the biosynthetic phase of the photosynthesis. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ATP and NADPH are used to drive the process leading to synthesis of the food more accurately. मतलब कि यह जो एनर्जी है ATP की और NADPH की, यह जो है यूज होती है किसके सिंथेसिस में, शुगर के। और यह जो है बायोसिंथेटिक फेज है फोटोसिंथेसिस का। अभी तक क्या था, कीमोऑस्मोटिक फेज था, और ये बायोसिंथेटिक फेज है। दिस प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। मीन्स कि यह जो बायोसिंथेटिक फेज है यह डायरेक्टली सन की लाइट को नहीं यूज कर रहा है, बल्कि सन की लाइट से जो बने हुए हैं ATP और NADPH उन पे डिपेंड कर रहा है। तो कैन वी, और इसलिए हम इसको जो है डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ATP और NADPH जो है बायोसिंथेटिक पाथवे में यूज होंगे। तो हमने पहले ही देखा कि CO2 जो है H2O से कंबाइन करके बनाता है, और यहाँ पे हम दो साइकिल्स के थ्रू इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे जो साइकिल है हमारी, यहाँ पे फोटो नहीं दिया है, ये है।
तो यहाँ पे फोटो नहीं दिया है, अगले वीडियो में मैं इसके लिए फोटो भी लगा दूंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट वॉज इंटरेस्ट द साइंटिस्ट टू फाइंड आउट द रिएक्शन। यहाँ पे द यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव का इन्होंने यूज किया था इसके पाथवे को जानने के लिए। ही कंट्रीब्यूटेड टू वर्किंग टुवर्ड्स द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। इसको हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं, जिसके थ्रू की शुगर की सिंथेसिस होती है। तो प्रोडक्ट जो है आइडेंटिफाइड वाज द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको हम लोग पीजीए भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीजीए जो है कैसे बनता है कि CO2 के फिक्सेशन से ही बनता है। ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं दिस एसिड आइडेंटिफाइड एज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो हम यहाँ पे पाथवे को देख लेते हैं। पाथवे के लिए एक डायग्राम होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेंगे केल्विन साइकिल में क्या होता है। एक्चुअली केल्विन साइकिल में एटीपी और NADPH से जो एनर्जी बनी हुई है उसी की मदद से जो है कि CO2 और H2O को मिला के क्या बनाते हैं, हम शुगर बनाते हैं। तो इसका पूरा जो है पूरा का प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू द स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, और कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यह जो है केल्विन साइकिल में where the CO2 utilized for the carboxylation of RuBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट जो होता है इसी का कार्बोक्सिलेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम, और यह रिएक्शन जो है कैटेलाइज किया जाता है कौन से एंजाइम के द्वारा, RuBP कार्बोक्सिलेज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टार्च और शुगर कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे CO2 और H2O मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलेशन से 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, सबसे पहले क्या बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, और यहाँ पे ATP की एनर्जी जो है और NADPH की यूज हो रही है, रिडक्शन हो जा रहा है, यहाँ पे ट्राइओस फास्फेट बन रहा है, फिर रीजनरेशन हो रहा है, यहाँ पे फिर क्या बन रहा है, रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है कि कार्बोक्सिलेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और रीजनरेशन कैसे हो रहा है। तो ये बहुत इजीली है। नेक्स्ट हम देखेंगे C4 पाथवे। C4 पाथवे में क्या है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स दैट आर एडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, कुछ प्लांट जो होते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, उनमें जो है कुछ एडेप्टेशन पाया जाता है, और यह जो है इनके अंदर यह एडेप्टेशन these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation। इनके अंदर जो CO2 का फिक्सेशन होता है तो उससे सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, और उसके बाद ये सेम प्रोसेस होता है। और इन प्लांट्स के अंदर एक क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। और C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल पूछता है तो मेज है, शुगर केन है। तो इसका डिटेल पाथवे हम दूसरे वीडियो में ले आएंगे। जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल वो होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज आर द। It is important to register the mesophyll cell lack Rubisco enzyme and the C4 acid oxaloacetic acid is formed in the mesophyll cell। तो यहाँ पे जो है कि C4 एसिड जो होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड यह बन जाता है मेसोफिल सेल्स में। यहाँ पे ये पाथवे देख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैस्लैक पाथवे यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट है हमारा फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन वो होता है जब जो है कि कौन से कंडीशन में होता है। To understand the photorespiration, we have to know the little bit
मोर अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल। यहाँ पे क्या होता है, RuBP और CO2 मिल के रूबिस्को की प्रेजेंस में ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। लेकिन क्या होगा ना कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं रूबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट एक्टिव साइट कैन बी बाइंड टू द CO2 एंड O2। मीन्स कि इसका जो रूबिस्को का जो एक्टिव साइट होता है वो CO2 और O2 दोनों से बाइंड कर सकता है, हेंस द नेम। ठीक है, रूबिस्को हैज ए मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर were not so। this binding is competitive। it is the relative concentration of O2 and CO2 मीन्स कि O2 और CO2 का रिलेटिव कंसंट्रेशन ही डिटरमाइन करता है कि यह किससे बाइंड करेगा। C3 प्लांट्स में क्या होता है, some O2 does not bind to the rubisco and hence CO2 fixation is decreased। क्या होता है कि CO2 का फिक्सेशन जो है घट जाता है। यहाँ पे क्या होता है, RuBP instead of being converted to 2 molecule of the PGA bind with the O2 to form 1 molecule of the phosphoglycolate in a pathway called the photophosphorylation। In the photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugar nor ATP। यहाँ पे ना तो जब जो है रूबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है तो वहाँ पे प्लांट्स को बहुत नुकसान होता है। जो C4 प्लांट होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है क्योंकि उनमें मैकेनिज्म नहीं होता है दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है C3 और C4 प्लांट्स में। यहाँ पे देख रहे हैं क्या डिफरेंसेस है, और इसका जो है कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर नहीं दिया है। जो भी हमारा केल्विन साइकिल है और हेच-स्लैक साइकिल है इन सब का डिटेल डायग्राम नहीं दिया है, और जो है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसका स्कीमेटिक डायग्राम दिया है, डिटेल डायग्राम नहीं दिया है। तो इसको डिटेल डायग्राम में हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं लास्ट का हिस्सा कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं, सनलाइट अफेक्ट करती है, टेम्परेचर, CO2 का कंसंट्रेशन और वाटर की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है डिटरमाइन करती हैं। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, ये हमेशा पूछ लेता है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था। ब्लैकमैन ने दिया था इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम। तो ये हो गया। लाइट जो है, लाइट की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे और वाटर की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे समरी आ गई। तो हम लोग जो है साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन है उसको हम लोग फिर से डिटेल में देखेंगे। तो ये जो था कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।